नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज जो है मेरे साथ कहना ठीक नहीं होगा, मैं उनके साथ हूँ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं न्यूज़ 24 पर और हम उन्हीं के साथ जो है सफ़र कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान अलग अलग विषयों पर बातचीत होगी। विजय शर्मा जी के पास आपको पता ही होगा कि बहुत सारे मंत्रालय हैं, काफ़ी बड़े बड़े मंत्रालय हैं। एक तो जो है गृह विभाग है, उनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी है, तकनीकी शिक्षा है, सूचना और प्रौद्योगिकी भी है। तो ऐसे तमाम बड़े विभागों को लेकर चल रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और शायद सरकार ने 6 महीने लगभग पूरे कर लिए हैं। तो इन 6 महीने को कामकाज पर जो है बातचीत होगी, शुरुआत उसी से करते हैं। अभी तक जो 6 महीने का कार्यकाल रहा है, विजय शर्मा जी आपका पहले तो हार्दिक स्वागत है। 6 महीने का जो कार्यकाल रहा है, उस 6 महीने के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? मतलब अभी कितना उस पर काम हो पाया है? जो वादे थे वो तो लगभग कई बड़े वादे आप लोगों ने पूरा किया, जिसमें से एक महतारी बंधन है, जिसपे अब पैसा आना भी शुरू हो गया। किसानों को 3100 रुपये भी आप लोगों ने दे दिया है। बोनस का जो 300 रुपये बकाया था वो भी आप लोगों ने दे दिया है। सीबीआई जांच का जो ऐलान था 2 बड़े विषयों को लेकर, वो भी हो गया, उस पर जांच भी शुरू हो गई है। तो ये 6 महीने के कार्यकाल को आप किस उपलब्धि के तौर पर देखते हैं? ये तो वो चीजें हैं जो आपने कहीं जिनको घोषणा के आधार पर पूरा किया गया है। हाँ। इसके इसके साथ साथ 5500 रुपए में तेंदुपत्ता की खरीदी, यह भी पूरा किया गया है। और विशेष रूप से आपसे इसमें मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने रिफॉर्म के भी बहुत काम किए हैं। उसमें विशेष रूप से एक बात जो है वो ये है कि पहले जो कोयला घोटाला किया गया था, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग के सिवा ऑफलाइन एक अनुमति की प्रक्रिया की गई थी, उस ऑफलाइन की प्रक्रिया समाप्त की गई है। और ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म के काम वो किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि गौ अभ्यारण्य बनाएंगे। तकनीकी तौर पर आप इस विषय को देखेंगे तो ये ऐसा है कि पिछली सरकार ने जो गौठान बनाया, गौठान गाँव में था, गाँव से ही लगा हुआ खेत है और गाँव से ही लगा हुआ सड़क है। अब ये गायें ऐसी हैं जो किसी घर में नहीं रख रहे हैं लोग, ऐसा है। तो ये गाय गौठान में होती थी, रुंधान होता नहीं था, तो वो उनके लिए खेत भी अप्रोचेबल था और सड़क भी अप्रोचेबल था। अब सड़कों पर बैठी हुई गायों को गौ अभ्यारण्य में ले जा करके रखा जाएगा। वहाँ चिकित्सा की सुविधा होगी, चारे की सुविधा होगी, पूरा गोबर जो निकलेगा उससे गैस और खाद इकट्ठा बनाने की प्रक्रिया होगी। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये तो एक अच्छी शुरुआत है। ये एक तरीके से मैंने राजस्थान के कुछ इलाकों में मैंने देखा है और इसका सफल क्रियान्वयन भी देखा है कि समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से या किसी ट्रस्ट की तरफ से इस तरह का अभ्यारण्य वहाँ पे बनाया गया है और बड़ा वो सफल भी दिखा है। लेकिन मैं इसे इसलिए भी समझना चाह रहा हूँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आपका पंचायत विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है वो उसमें है। आपके पंचायत विभाग है, पशुपालन विभाग है, राजस्व विभाग है, इन 3 विभागों को काम करना है इस अभ्यारण्य में। तो जो अभ्यारण्य जब बनेगा तो फिर जो गांव-गांव में गौठान बनाए गए हैं जो पिछली सरकार की तरफ से, जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ, स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसका क्या होगा? नहीं, गौठान तो बने हुए हैं। जिन स्थितियों में है उनका कैसा उपयोग करना है उनका पंचायतों के द्वारा निर्धारण किया जाएगा। गौठान को भाई गांव के गौठान तो होते ही हैं, उसको पिछली सरकार ने कोई विशेष बना दिया ऐसा नहीं है। हर गांव में गौठान होते ही होते हैं। उसमें कुछ उन्होंने नरेगा वगैरह की राशि लगा करके कुछ किया था, तो एक अलग मामला है। वो विधि विधान जैसा है गाँव का वैसा ही होना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है। ये एक अतिरिक्त व्यवस्था है, विशेष रूप से तब जब वो गाय समय विशेष पर अपने घरों पर नहीं जाती हैं, तो उनको ले जाकर गांव में चर्चा करके उठा करके ऐसे गौ अभ्यारण्य में रखना, जहां पर रहने के बाद वो सड़कों पर नहीं आएंगी, जो सबसे बड़ी समस्या आज की है। हमारे लिए समस्या कम है भैया, गौ माता के लिए समस्या बड़ी, और उनको ले जा करके ऐसे स्थानों पर रखा जाएगा। पर कोई मतलब विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है? कहीं किसी क्षेत्र का अध्ययन किया गया है? आपने कहीं देखा है अभ्यारण्य? रेखा तैयार की गई है और उसका पूरा डिटेल भी बना है, जिसमें मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ डॉक्टर्स का स्टाफ होगा, वहाँ अंतिम संस्कार के लिए जगह होगी, वहाँ चारा उगाने के लिए जगह होगी। ये होगा कि मतलब कम से कम 8-10 गांवों के बीच में इस तरह की व्यवस्था होगी? नहीं, और ज्यादा संख्या में, मतलब बड़े जैसा अभ्यारण्य होता है, जैसे बाकी अभ्यारण्य होते हैं
जानवरों के लिए कुछ शुरुआत करके फिर इसको और जैसे विस्तार किया जाएगा। मैं सोचता हूँ कि इसके 8-10 गाँव नहीं, तो बड़े बड़े होंगे ना, 100 एकड़ 50 एकड़ की जगह होंगे, ऐसा रहेगा। वैसी जगहों पे जो है इसे तैयार जी जी जी, ऐसे होगा। तो इसकी आप लोगों ने क्या प्लानिंग की, कितना वक्त लगेगा इसमें एक शुरुआत करने में? कहीं शुरुआत कोई सी अब मुख्यमंत्री जी ने अभी अपना संकल्प लिया है और इस संकल्प के पीछे हम सब मिलकर काम करेंगे और आने वाले समय में जैसे कैबिनेट वगैरह की आगे बैठक होती है, इसका मूर्त रूप दिया जाएगा इसको। अच्छा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अभी किस तरह की जो है प्लानिंग और चल रही है? क्या नया आप लोग पंचायत स्तर पर करने वाले हैं? चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी भी आपके पास है और मुझे लग रहा है पंचायत को डिजिटली और ज़्यादा आप लोग मजबूत करना चाह रहे हैं। आपको आने वाले 2-3 महीनों में ही ये मिलेगा कि 80% गाँवों में इंटरनेट शुरू हो गया है करके। देखिए, जो भारत नेट प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत फाइबर ऑप्टिक केबल को गाँव के पंचायत तक ले जाना है, उसमें शिथिलता काफ़ी आई थी और बहुत सारा ये हुआ था विषय। कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं अभी कि फर्स्ट फेज में ही 4000 गांव वो ऑनलाइन हो जाए। 2 गांवों पर मैंने टेस्ट भी किया, गांव के पंचायत में लोग बैठ करके मेरी बात हुई उनसे। हर गांव सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, चूंकि आप पॉलिटेक्निक शायद कॉलेज में रहे हैं या वहाँ से आए, ऐसा कुछ है? फिजिक्स MSc किया। मुझे लग रहा है गांव में भी वो जो है प्रतिभावान छात्र रहते हैं, वो चाहते हैं इंजीनियरिंग कर ले, डिप्लोमा कोर्स उनकी हो जाए। वैसे तो कॉलेजेस खुले हुए हैं अलग अलग ब्लॉक लेवल्स पर बहुत संख्या में, लेकिन क्या इसका और विस्तार हो रहा है क्या कि किसी नगर पंचायत स्तर पर भी उसे ले जाने की कोशिश हो रही है? प्रोफेशनली कुछ और चीज़ें आप लोग करने वाले हैं तकनीकी के माध्यम से? टेक्निकल एजुकेशन में मतलब नई शिक्षा नीति में इस पर बड़ा जोर दिया है, व्यावसायिक कोर्स पर जोर दिया गया है। इसलिए ITI में नए ट्रेड शुरू किए गए हैं। अच्छा। और अन्य स्थानों पर भी नए ट्रेड वो जो अभी की आवश्यकता है, मसलन रेफ्रिजरेटर के संदर्भ में, मसलन अन्य इस तरह की चीज़ों के संदर्भ में, कैमरा हैंडलिंग और इस तरह की चीज़ों में भी नए चीज़ जो अभी दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, वो सर्टिफिकेट के कोर्स शुरू किए गए हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत एडमिशन है नहीं अभी, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में बहुत एडमिशन है नहीं अभी, उसको और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उस पर कोशिश करेंगे। एक शिकायत पिछली बार ये थी सरपंचों की कि जो 15वें वित्त की जो राशि है उस पर उनका अधिकार नहीं होता है, सरकारें उसको ज़्यादा उपयोग कर लेती है अपने हिसाब से और हम जैसा काम करना चाहते वैसा नहीं कर पाते हैं। सरपंचों की जो स्वतंत्रता है, जो लोग एक प्राधिकार है, एक अलग से जो इकाई है पंचायत, अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, उसका कितना जोर है? उनको कितनी स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपने हिसाब से पंचायतों को चला पाए? पंचायत को चलाने के लिए स्वतंत्रता ग्राम पंचायत को अवश्य होनी चाहिए और मैं सोचता हूं कि इसमें और भी काम करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत को स्वतंत्रता होनी चाहिए। 15वां वित्त इस तरह के कोई भी राशि है, ये तो ग्राम पंचायत के खाते में जाता है, फिर वहीं से खर्च होता है। गाइडलाइन कुछ बनाया जाता है, क्योंकि पिछली बार तो गौठान में खर्च कर दिया गया, ऐसा बताया गया, करवाया गया था पिछली बार, लेकिन यह है कि इसके अपने गाइडलाइंस बनते हैं, उन गाइडलाइंस के आधार पर खर्च करना होता है। फिर भी मैं सोचता हूं कि ये 15वां वित्त की राशि है, ये और बढ़ना चाहिए, ग्राम पंचायत की स्वतंत्रता और बढ़नी चाहिए। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि गांव में सीसी और नाली बनाने के लिए पूर्णतः आज़ादी गांव को दे देनी चाहिए कि वो स्वयं बनाए और उसके लिए उचित राशि भी गांव को दे देनी चाहिए। न कोई, जब अगर गांव को आवश्यकता होता है कोई टेक्निकल असिस्टेंस का, तो वो पूछा जाए। अब ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये इसमें जिम्मेवारी अगर गांव की हो जाए तो फिर ये होगा कि फिर समाज अगला स्टेप सोचेगा। अभी तो सीसी और नाली पर सब खत्म हो जाता है। अभी जब आपने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया होगा, आप बस्तर से लेकर के बाकी क्षेत्रों में, और आप तो चूँकि कवर्धा जैसे शहरी और कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं, तो इस चीज़ को और बेहतर समझते होंगे। जो सबसे ज़्यादा आवश्यक काम क्या लगता है आपको ग्रामीण विकास में, जिसको पहली प्राथमिकता से वास्तव में किया जाना चाहिए? देखिए, मैं ये मटीरियलिस्टिक नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है।
गांव में जो सौहार्द का पहले माहौल था उसमें बहुत कमी आ गई है। उसको ही ठीक पहले करना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। समुदाय अगर ठीक हो जाए, सौहार्द का जो माहौल था गांव में वो माहौल ठीक होना चाहिए। वो क्यों बिगड़ा है, क्या कारण है, कैसे हो गए हैं, इस पर चिंता एक बार जरूर होनी चाहिए। ये ठीक होगा तो बाकी सब ठीक हो जाना है। तो ये आपको क्या लगता है, जैसे कवर्धा अंचल में चीजें आई, बीरनपुर की एक घटना घटी थी, क्या इस तरह की चीजें हुई है? क्या एक खबर ये भी आ रही थी कवर्धा में कि कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो जिनकी पहचान ही नहीं हो पा रही, गांव वाले उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, निस्संदेह ऐसा है। वो तो मसला चल ही रहा है काफी दिनों से। हम लोगों को तो अनेक गांव ला कर लोगों ने दिखाया है। मैं जब चुनाव से पहले लगा हुआ था इस विषय पर, तो मैंने खुद चुनाव आयोग में कंप्लेंट किए हैं। न BLO जानते हैं वो कौन है, न गांव वाले वो जानते हैं वो कौन है। कार्यवाहियों के लिए अभी जांच चल ही रही है उसमें, और कई गांव निकल कर सामने आ रहे हैं वैसे। और अभी जब हाईकोर्ट का फैसला है, कलकत्ता हाईकोर्ट का, तब आपने कहा कि नगरीय निकाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी, हाँ है, नगरीय निकाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब जहां जाति की व्यवस्था नहीं है उनका अगर जाति प्रमाण पत्र बने तो क्या ये उचित है? यही तो कोर्ट ने कहा है कि अनुचित है, नहीं होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है। पिछली बार जब ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तब ये हुआ है। कवर्धा में तो हुआ ही हुआ है, बाकी जगहों में भी हुआ होगा मुझे लगता है। लेकिन उस पे तो चुनौती दे रहे हैं सीधे भूपेश बघेल आपको कि एक भी साबित करके दिखा दीजिए। मैं 100 साबित करके दिखाऊंगा, 100 साबित करके दिखाऊंगा। कोई बात ही नहीं है। मैं बिना प्रमाण के कोई बात थोड़ी कह रहे हैं आपसे। मतलब लोगों को मतलब उसका लाभ दिया गया है OBC वर्ग में या दूसरे वर्ग में? दिया गया है। तो इसके लिए क्या आपने प्लानिंग की, क्या कमेटी बनेगी? देखते हैं, अभी विषय कई आए हैं सामने। उन सारे विषयों को इंटीग्रेटेड करके एक बार आपके सामने भी आएंगे और एक बार फिर सरकार के माध्यम से भी उसकी जांच कराएंगे। विशेष समुदाय के लोग हैं, नाम अधिकतम है, अधिकतम। मतलब जहां धर्म की जाति की व्यवस्था नहीं है उनको कैसे OBC आप बना रहे हैं, ऐसा है मामला। चलिए, ये तो बात हो गई जो है पंचायत और उससे जुड़ी हुई चीजें। गृह विभाग आपके पास है और आपने एक बड़ा जो है प्रयोग किया कि जो नक्सल है उनसे सुझाव लिया जाए। ये विचार कैसे आया कि उनसे कैसे सुझाव लेंगे जो कि हिंसा के रास्ते पे है और जिन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की तमाम कोशिशें हुई लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है? तो वो क्या तैयार हो जाएंगे सुझाव देने के लिए? इस बहुत अच्छे प्रश्न के लिए आभारी हूं आपका। आप सुनिए भैया मेरी बात। जो सरेंडर करते हैं ना, एक दिन में आपके हो जाते हैं, एक दिन में आपके हो जाते हैं। मतलब सरेंडर किया और दूसरे ही क्षण वो आपके लगेंगे, आपको कहीं कुछ नहीं लगेगा उनमें परेशानी। मतलब वो कहीं दिमागी रूप से वो मतलब उस पे आप शक नहीं कर सकते? नहीं, शक नहीं, मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ती भाई। आवश्यकता नहीं पड़ती। इतने विश्वसनीय? हाँ, इतने विश्वसनीय होते हैं। ऐसा मुझे सारे अधिकारियों ने बताया। अभी अगर एक दिन में कोई आदमी बदल जा रहा है, मतलब वो दिमागी तौर पर ठीक है, उसका ब्रेन वॉश नहीं हुआ है, वो मजबूरी के में फंसा हुआ है। और ऐसे 95% लोग मजबूरी में फंसे हुए हैं, मैं ये जानता हूं अच्छे से। और इसलिए मैंने कही बात कि भाई आप क्या चाहते हैं पुनर्वास नीति में, ये आप भी बताएं। पुनर्वास आपको नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना है, जिसको करना है वो बताएंगे। इसमें इशू क्या है? और प्रत्यक्ष नहीं बता सकते, ईमेल पर बताएं, गूगल फॉर्म पर बताएं। लगता है ट्रेस हो जाएंगे, जिसकी कोई संभावना नहीं है। ये सीधी सीधी बात है। वो 95% उसमें से लोग हमारे हैं, उनको भ्रमित करके, फंसा करके, डरा करके रखा गया है। वो सब वापस आएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है मेरे को। वो सब वापस आएंगे। माननीय अमित शाह जी की प्रेरणा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, उस आधार पर मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं कि सब वापस आएंगे। और इसलिए उनसे ही ये सुझाव ले लेना आवश्यक है। बहुत अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे आना शुरू हो गया। हाँ, क्यों नहीं भाई, गूगल फॉर्म है, उसमें आ रहे हैं। हालांकि वो किनके हैं इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की गई, सिर्फ सुझाव पर बात है, सिर्फ सुझाव पर बात। तो बहुत अच्छी चीजें आ रही। मतलब वहां कर जो ग्राउंड रिपोर्ट है आपको पता चलेगा, लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, कर्मचारियों से पैसे वसूले जा रहे हैं, अनाज वसूला जा रहा है, छात्रावासों से अनाज वसूला जा रहा है। ये तो प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ कौन सा आंदोलन चल रहा है भैया, क्या हो रहा है, आप खुद ही सोचें उसमें। तो जब इस तरह की कोशिश हो रही है और जिसमें ये भी सामाजिक संगठनों की तरफ से, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जाता है कि बातचीत के रास्ते पर हम लोग भी तैयार हैं,
लेकिन जब कोई घटना घटती है जिसपे मुठभेड़ होता है तो उस पे आरोप भी लगने शुरू होते हैं सरकार के ऊपर कि ये फर्जी मुठभेड़ है। जैसे अभी हाल ही में कांकेर और पीडिया की घटना को लेकर के शायद सरकार पर आरोप है और सवालों के घेरे में है कि वो मुठभेड़ फर्जी, उसमें कई ग्रामीण भी मारे गए हैं। इसमें पहला जो समूह कहीं गया है, इंफॉर्मेशन जिसके बारे में है, सब एक साथ हैं, वहीं पर कार्रवाई हुई, गांव में जाकर कार्रवाई नहीं हो रही। मेरी बात समझें। और इसमें सरकार के साथ ना सही सुरक्षा बलों के साथ तो खड़े हों जो जान की बाजी लगाकर काम करते हैं वहां पर। मैं आपसे इसमें यही कहना चाह रहा हूं कि जब 50 मारे गए थे सरकार बनने के बाद, तब कहा गया फर्जी एनकाउंटर, नक्सलियों ने कहा 50 हो गए। फिर 18 अप्रैल को हुआ था कि 29 नक्सली मारे गए थे, सरकार ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर, इसमें इन लोगों ने कहा फर्जी एनकाउंटर है, कांग्रेस वालों ने वो स्वीकारा, नक्सलियों ने स्वीकारा, हमने बार बार रेफरेंस ले लिया उसका, इसलिए ये अलग चाल हो गई इस बार। फिर से इस बार जो कुछ घटनाक्रम हुई है बात, उसमें बहुत स्पष्टता के साथ है। उस दिन भी बात आई तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पर कहा कि ऐसा हुआ है। मैंने प्रमाण करके के साथ कहा भैया उनको कि पुराने समय से ही 2 साल 3 साल पुराने प्रकरणों में इनका नाम दर्ज है, और अगर नाम दर्ज है तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं भाई कि ये फर्जी है? ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत राजनीति है। इसमें साथ खड़े होकर के काम करना चाहिए। ये कांग्रेस जो बार बार जांच दल का गठन करके आगे आती है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करती है, अभी फिर पत्र भी लिख दिया है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आपको, और उसमें कहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर जांच कराने से घबरा क्यों रही है शायद सरकार? भैया 132 नक्सली मारे गए, 72 मुठभेड़ हुए, 72 जांच कराएं? ऐसे थोड़ी होता है भाई। और जो प्रमाण है सो तो है ना सामने भैया, तो उसमें बार बार कुछ भी हुआ एक मसला और उसके पीछे पड़ जाना है, ऐसे सुरक्षा बलों के मनोबल को कम करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा काम सुरक्षा बल कर रहे हैं, सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है सब कुछ ठीक करने की, और ईश्वर की दया है, माननीय अमित शाह जी की का संकल्प है, विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा है, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, आप सुझाव भी मांग रहे हैं और इसके अलावा आप बातचीत के रास्ते पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने पहले कहा कि वीडियो कॉल से भी बातचीत कर सकते हैं अगर टेबल पे आके बातचीत करने में परेशानी है तो, लेकिन मुठभेड़ भी साथ साथ चल रहा है, मतलब खदेड़ने का काम भी चल रहा है, लेकिन अगर वो बातचीत करने के लिए आना चाहते हैं तो हम बातचीत के लिए भी तैयार है। एक साथ इन चीज़ों का समन्वय कैसे हो पा रहा है? क्यों नहीं होगा भाई? ऑपरेशंस तो मजबूरी होती, ऑपरेशन कोई जानबूझकर नहीं करते। मतलब जब कोई इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है आता है कि कोई घटना घटने वाली, तो जब कोई घटना घटने वाली होती है तो आप कैसे नहीं रोकोगे उसको, कैसे उसके खिलाफ नहीं काम करोगे? घटना घटेगी और बहुत सारे सिविलियन मारे गए जाएंगे, कोई सैनिक सारे मारे जाएंगे, अच्छी बात होगी क्या? उसको हटाना पड़ता है, इसलिए ऑपरेशंस करने होते हैं। और बारूद बिछा कर रखे हैं गाँव के रास्ते में, बारूद बिछा कर रखे हैं बस्तर के विकास के रास्ते में, बहुत सारा असला बारूद बरामद करके रखे हैं, लोगों से वसूली कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई जंगल में? इसलिए ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन ये मजबूरी है। इच्छा बिल्कुल यही है कि जो 95% लोग जो हमारे अपने हैं उनको फंसा करके रखा गया है, उनको वापस लेकर आना है। और वो आप लेकर आएंगे? हाँ हाँ जरूर, संकल्प है शायद सरकार का। माननीय अमित शाह जी का संकल्प है, माननीय विष्णुदेव साय जी का इसमें मार्गदर्शन है, हम बिल्कुल करेंगे इस काम। चलिए, ये तो बात हो गई नक्सल वक्सल मूवमेंट को लेकर के। अब जब बात पूरे जो है छत्तीसगढ़ की आ रही है तो अलग अलग जो घटनाएं अभी हाल के दिनों में घटी है उसको लेकर एक सवाल विपक्ष की तरफ से ये भी उठाया गया कि कानून व्यवस्था को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा। तो ये किस तरह का कानून व्यवस्था जो है आप यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा करता है? पिछली बार क्या था, उनकी सरकार में बहुत सारी बातें हैं, पोस्टिंग वोस्टिंग की भी बड़ी कहानियां हुआ करती थी, और पैसे के परिवहन उनके समय में इतना अधिक था कि व्यस्तता सबकी उसमें ज़्यादा बढ़ जाया करती थी, इसलिए चाकूबाजी घटनाएं और बहुत सारी घटनाएं हुआ करती थी। इंटेलिजेंस को का समय अपने ही खुद के नेताओं के जानकारी एकत्रित करने में जाता था।
अभी जिन इंटेलिजेंस को जो करना है वो इंटेलिजेंस कर रहा है, पुलिस को जो करना है वो पुलिसिंग कर रहा है। अभी भी आपको चाकूबाजी की घटनाओं में कमी शहर में महसूस होती होगी। अवैध वसूली करने वालों पे रोक लगा दी, कहीं पे पाइपलाइन आप लोगों ने रोक दिया, इस तरह की चीजें हुई क्या जिससे परेशानी बढ़ गई कहीं और? नहीं, असला जो पूरा विभाग जो है वो सरकार के संकल्प पर चलता है। बस्तर में कोई एसपी नहीं बदले हैं, कोई ना अमला बदला है, सिर्फ सरकार का संकल्प बदला है। तो सरकार जो है उसके संकल्प पर काम होता है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस नई सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार में सरकार का जो संकल्प है उसके आधार पर अब काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो अभी आप 6 महीने का आकलन करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, आंकड़े क्या कहते हैं समझ में आएगी। हम लोगों ने लोगों से आग्रह भी किया है, आप बिल्कुल थाने तक पहुंचे, थाने में बिल्कुल स्पष्टता है कि कोई एफआईआर ना रोका जाए, जो वाजिब एफआईआर लगता है वो हर एफआईआर किया जाए, उसकी जांच पूरी की जाए। तो जांच पूरी करने की स्थिति, विषयों को आगे बढ़ाकर दुरुस्त करने की स्थिति, नशे के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई, ये सारी बातें सरकार के साथ है। महादेव ऐप पर क्या एक्शन है? महादेव ऐप मूलतः तो वो साइट तो नहीं चलता है, अब साइट का नाम बदल करके अलग से चलाते हैं। एक श्रृंखला उन लोगों की काम करती है। बड़ा एफआईआर भी हुआ है, उसमें बड़े लोगों के नाम भी हैं और उस पर भी कार्यवाही हो रही है। महादेव ऐप के संदर्भ में पुरानी जो घटनाएं हैं, पुराना जो विषय है, उस पर कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। कोर्ट में सारा सब कुछ सबमिट हुआ है, प्रतीक्षा करते हैं क्या होता है इसमें। और सीबीआई जांच जो चल रही है बीरनपुर वाले मसले पर, क्या लग रहा है क्या नतीजे आएंगे और कब तक आने की संभावना है? अब सीबीआई में केस रजिस्टर हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, अभी समय लगेगा मुझे लगता है उस विषय पर। और जो पीएससी का मसला था बीरनपुर के संदर्भ में आपको एक बात और कहूँ कि बीरनपुर के संदर्भ में जो घटना घटी, अपराध हुआ, वो एक पक्ष है। अपराध क्यों हुआ, उसके सामाजिक कारण क्या है, वो एक बहुत बड़ा पक्ष है, जिसकी बात आप बार बार कह रहे हैं। उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए भी एक समिति बना करके उसका भी परीक्षण करके जांच करवाएंगे। जो पीएससी का घोटाला का जो मसला था उस पर भी जांच का ऐलान हुआ है, क्या लग रहा है बड़े लोग जाएंगे जेल? निर्णय के आधार पर होगा, जो भी गुनहगार होगा उस पर कार्रवाई होगी, कोई बात नहीं है उसमें। और अभी जिस तरह से ईओडब्ल्यू का एक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, आपकी सरकार जो है आने के बाद नई सर्जरी वहाँ पे हुई, जांच पड़ताल में काफ़ी तेज़ी आई है, रिमांड्स पर लिए जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है, क्या लग रहा है क्या निकलने वाला है उससे? पिछले 5 साल में ईओडब्ल्यू ने क्या किया था, कुछ घटना ही नहीं दिखती है। आप खुद देखें कितने प्रकरण मैं निकलवाता हूँ, अभी एक बार आपको बताऊंगा फिर कितने प्रकरण बने थे, अभी कितने बन रहे हैं। भाई ईओडब्ल्यू को तो तेज होना चाहिए, उसके मार्फत तो कार्रवाई होनी चाहिए, तब तो एक झिझक पैदा होती है, तब तो लोग इस तरह की बातों से रुकते हैं। बहुत अच्छा है, काम हो रहा है तो और तेज होना चाहिए, और अच्छा काम होना चाहिए इसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं 4 जून को आने वाले नतीजों पर। छत्तीसगढ़ में जाहिर तौर पर आप लोग जैसा कह रहे हैं 11-0 ही है, ऐसा ही है, कहीं कोई जगह नहीं दे रहे हैं विपक्ष को, कांग्रेस को? नहीं, परिश्रम और विश्वास के आधार पर मतदान जनता ने किया है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 5 महीनों में प्रतिमान स्थापित किया है कामों के लिए, और विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सबका है, और इसलिए बहुत स्पष्टता है इस विषय को लेकर के कि 11 की 11 सीटें भाजपा की आएंगी। देखिए एक सीट आपकी जो कवर्धा है लोकसभा, राजनांदगांव लोकसभा में, जिसमें कवर्धा भी शामिल है, वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उसकी चुनौती, उसकी अपनी मेहनत को भी आप लोग नहीं देंगे? कोई भी जगह नहीं है? नहीं, भूपेश बघेल जी के कारण ही तो पिछली सरकार में गड़बड़ियाँ थी पूरी, तो जिनके कारण गड़बड़ी थी उनको कैसे आप जनता मानेगी ना। मेरा कोई विषय नहीं है, मैंने तो भाई कमल साहब के लिए काम किया, लेकिन जनता का जो भाव है, जो मैं आकलन कर पाया, वो आपसे कह रहा हूँ। 11-0 है छत्तीसगढ़, 11-0। और पूरे देश भर में क्या नतीजे देख रहे हैं? अभी एग्जिट पोल आना बाकी है, लेकिन आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? नहीं, देखिए, भाजपा का संकल्प है कि 370 से ऊपर भाजपा का हो और एनडीए 400 के ऊपर हो। इस बड़े लक्ष्य के लिए मिलकर सब ने काम किया है, प्राणपण से कोशिश की है, ईश्वर की कृपा हो। चलिए, इन सब के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जाते जाते एक सवाल, ये जो 6 महीने का आपका पूरा भाग दौड़ रहा है, घर वालों के लिए कितना समय निकाल पाए? घर का विषय होता है थोड़ा,
घर की परेशानी थोड़ी होती है, लेकिन ठीक है, जिस काम के लिए जनता ने चुना है, जो काम हमने खुद ही चुना है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपसे कहूँ, विधायकों का प्रशिक्षण था, माननीय अमित शाह जी उसमें आए थे। तुमने कहा कि बहुत मेहनत होता है, सभी लोग थे, विधायक मंत्री सब थे, बहुत मेहनत होता है, बहुत काम करना पड़ता है। और सबने कहा हाँ बहुत काम करना पड़ता है। बोले घर के लिए भी समय नहीं मिलता है। बोले हाँ नहीं मिलता है, फिर भी बहुत सुबह से उठ के फिर काम करना पड़ता है। तबीयत भी आपकी कोई पूछेगा नहीं। बोले हाँ नहीं पूछते, बहुत काम करना पड़ता है। तो कहा किसी ने निमंत्रण देकर बुलाया इस काम के लिए आपको, आप खुद अपना डिसाइड करके आए हैं, करो काम। ये मानिए अमित शाह जी का उस दिन से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको किसी ने बुलाया नहीं भैया, ये रास्ता हमने खुद चुना है। जब खुद चुना है तो काम तो करना है। एक चीज और आपके बारे में कहा जाता है, आप बड़े थोड़े गंभीर किस्म के हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको, बहुत कम हंसते मुस्कुराते हैं, है क्या सच्चाई? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हंसना मुस्कुराना माने हंसी से ही तो जीवन है। हंसी से ही तो जीवन है। लेकिन क्रोध भी जल्दी है। अभी क्रोध का क्या करेंगे, इसको काफी कम कर लिया है। काफी कम कर लिया, पहले से कम कर लिया है। बहुत कम किया हूँ, और भगवान कृपा करे। गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े प्रोफाइल लेने के बाद भी सहज है, अभी भी वैसी लोगों से वैसी मिलते हैं जिला पंचायत सदस्य की तरह? नहीं, क्यों नहीं भैया, उसमें कोई फर्क ना आया है, ना आने देंगे। और ईश्वर न करें कभी ऐसा हो, उसमें कोई अलग कुछ नहीं होना चाहिए। आपका काम ही बदला है, आप हो तो वही हैं, उसमें क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं चाहता हूँ न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कोई कविता, कोई गीत, कोई संदेश, जो आप कहना चाहें, जो देना चाहें। न्यूज़ 24 के सारे दर्शकों को मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाला 3 जून और 4 जून, इसके बीच की रात जो है, वही रात 1989 में बीजिंग में माओवादियों ने बड़ा मैसिव मैसेकर किया था, हजारों लोगों को टैंक से उड़ा दिया था। इसके वीडियो आप ज़रूर देखें, इसके कहानियों को आप ज़रूर सुनें और समझें, और आने वाली 3 तारीख को इस बात का बहिष्कार करें कि देश में, समाज में माओवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत खुलकर विजय शर्मा ने तमाम सवालों पर बातचीत की, और अब वो कह रहे हैं कि इंतज़ार करिए 3 और 4 जून का, जिसमें बहुत बड़ा बदलाव देश के भीतर में आने वाला है। और वो संदेश छत्तीसगढ़ से भी जाएगा, जिसमें एक पहल, एक कोशिश विजय शर्मा ने शायद सरकार के माध्यम से की है, वो है छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करने का। न सिर्फ छत्तीसगढ़ से, बल्कि देश भर से ऐसे जहां भी माओवाद और उग्रवाद है, वहां उसे खत्म करके शांति बहाल किया जाएगा। और इसका एक बड़ा संदेश 4 जून को मिलने वाला है। लेकिन वो संदेश में क्या कुछ छिपा है, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।